सबसे बेकार मानी जाने वाली अनुबंध रत्न को कचरा समझकर फेंक दिया गया था। यही उसका अंतिम भाग्य होना चाहिए था। लेकिन जब मैंने उसे कुसुमाचा जेली की तरह कटते हुए देखा तो मेरे मन में एक साहसी विचार जन्म ले लिया। इसके बाद मैंने सबकी परवाह किए बिना सबके सामने उसे खा लिया। पूरे स्कूल ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे एक सन की पागल कहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैंने स्वयं से ही अनुबंध कर लिया था और अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। मैंने उसी समय अपने शरीर को 500 पुशअप्स करने का आदेश दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि जब मैंने दूसरी रत्न की शक्ति को अवशोषित किया तब मैंने इस दुनिया का सबसे चौंकाने वाला सत्य देखा। उस समय मैं एक ऐसी जागृति रत्न को चाकू से काट रहा था जिसे दुनिया बेकार समझती थी। मैं थोड़ा निराश था, लेकिन तभी उस कटे हुए क्रिस्टल को देखते हुए मेरे भीतर एक अजीब सी इच्छा जागी। अगर मैं इसे खुद अवशोषित कर लूं तो क्या होगा? खुद को नियंत्रित करना, अपने शरीर पर 100% अधिकार पाना, यह तो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। कर ही देता हूँ। वैसे भी सबसे बुरा परिणाम यही होगा कि ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। मैंने पत्थर उठाया और उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। शायद दूसरे जीव इसका विरोध करते, लेकिन मैं नहीं। जैसे ही क्रिस्टल की ऊर्जा मेरे भीतर समाई, एक अवर्णनीय अनुभूति मेरे मन में उमड़ पड़ी। ऐसा लगा मानो मेरा शरीर और चेतना पूर्णतः एक हो गए हों। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली और मन ही मन कहा, जाकर एक गिलास पानी ले आओ। अगले ही पल मेरा शरीर स्वयं चल पड़ा। मैं एक दर्शक की तरह अपनी ही टांगों को बिस्तर से उतरते, मेज तक जाते, गिलास उठाते और पानी भरते हुए देख रहा था। पूरा कार्य अत्यंत सहज और सटीक था। यद्यपि ऊर्जा मेरी ही खर्च हो रही थी, लेकिन मुझे शरीर को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा था। पानी पीने के बाद मैंने नया आदेश दिया। तुरंत मेरा शरीर जमीन पर झुक गया और तेजी से पुशअप्स करने लगा। 1, 2, 100। जब 250 तक पहुंचा तब मेरी मांसपेशियां दर्द से कराह रही थीं और शारीरिक सीमा लगभग समाप्त हो चुकी थी। लेकिन पूर्ण आदेश के प्रभाव में मेरा शरीर रुकने को तैयार नहीं था। अंततः 500 पुशअप्स पूरे हुए। मैं पूरी तरह थककर जमीन पर गिर पड़ा। एक उंगली तक हिलाने की ताकत नहीं बची थी, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बहुत मजेदार है। यह क्षमता तो आत्म अनुशासन की परम शक्ति है। फिलहाल भले ही इसका कोई बड़ा उपयोग न दिख रहा हो, लेकिन कम से कम यह मुझे प्रशिक्षण के दौरान अपनी सीमाएं तोड़ने में मदद कर सकती है। अगले दिन तड़के जब मैं अभी भी गहरी नींद में था, मेरी आंखें अपने आप खुल गईं। मेरा शरीर कपड़े पहनकर छात्रावास से बाहर निकला, खेल मैदान पहुंचा और दौड़ना शुरू कर दिया। यह वही आदेश था जो मैंने पिछली रात खुद को दिया था, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना। मेरी चेतना अभी भी सपनों में भटक रही थी, लेकिन मेरा शरीर एक मशीन की तरह आदेशों का पालन कर रहा था। जब सुबह 6 बजे मैं पूरी तरह जागा तब मैं पहले से ही भोजनालय में बैठा था। मेरे सामने सफेद दलिया और 3 बन रखे थे। कमाल है। मैंने अपने इस प्रतिभाशाली विचार की मन ही मन प्रशंसा की। उसी समय थोड़ी दूर से शोर सुनाई दिया। लुओ शियू सहपाठी, सुप्रभात। देवी, मैंने आपके लिए नाश्ता पहले ही ले लिया है। आवाज सुनते ही मैं समझ गया कि बगल की कक्षा की सुंदरी लुओ शियू आ गई है। वह अत्यंत लोकप्रिय थी और उसके असंख्य प्रशंसक थे। मेरा पुराना शरीर भी कभी उसके प्रशंसकों में से एक था। मैं बन खाते हुए आदतन सिर उठाकर उसकी ओर देखने लगा, लेकिन अगले ही पल मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। मैंने तुरंत सिर झुका लिया और दलिया पीने का अभिनय करते हुए अपने भीतर उठे तूफान को छिपाने लगा। मेरी स्मृति में लुओ शियू एक सुंदर, आकर्षक और अनुपम युवती थी, लेकिन अभी जो मैंने देखा था वह 2 मीटर से भी अधिक ऊंचा, सीधा चलने वाला एक विशाल लोमड़ी नुमा राक्षस था। उसके चेहरे पर एक युवती का नकली आवरण चढ़ा हुआ था और वह लोगों के बीच ऐसे घूम रही थी मानो सब कुछ सामान्य हो। और सबसे विचित्र बात, उसके आसपास मौजूद सभी लोग उसे प्रेम और प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे, मानो उन्हें कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दे रहा हो। ये क्या हो रहा है? झांगपिंग सहपाठी, सुप्रभात। वह राक्षसी प्राणी मेरे पास से गुजरी और एक कर्कश आवाज में अभिवादन किया जो दूसरों के कानों में मधुर लग रही थी। मैंने मन ही मन खुद पर चिल्लाया, शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। चेहरे पर कोई भाव लाए बिना मैंने सिर हिलाया। लुओ शियू सहपाठी, सुप्रभात। सौभाग्य से वह रुकी नहीं और आगे बढ़ गई। मैंने अपनी सबसे तेज गति से नाश्ता समाप्त किया और सामान्य रूप से भोजनालय से बाहर निकल गया। एक मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति होने के नाते मैं जानता था कि इस समय घबराना या कोई जल्दबाजी करना आत्मघाती होगा। मैं शांतिपूर्वक शिक्षण भवन की ओर बढ़ा। मेरा लक्ष्य था शिक्षक कार्यालय। लेकिन जब मैं दरवाजे तक पहुंचा और शीशे से भीतर झांका तब मैंने एक शिक्षक का वास्तविक रूप देखा। वह भी एक भेष बदलकर बैठा हुआ राक्षस था। मैं बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से आगे बढ़ गया। शिक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। स्थिति मेरी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर थी। यदि केवल एक स्कूल में ही 2 राक्षस छिपे हुए हैं तो पूरे शहर का क्या हाल होगा? आखिर इस शहर पर शासन किसका है? मैं एक सुनसान कोने में जाकर छिप गया और जटिल भावनाओं में डूब गया। लगता है मेरी शक्ति में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे मैं नहीं समझता। मुझे पूरा विश्वास था कि उस क्रिस्टल को अवशोषित करने से पहले मैं भी बाकी लोगों की तरह कुछ नहीं देख पाता था। इसलिए यह परिवर्तन निश्चित रूप से उसी अनुबंध रत्न के कारण हुआ था। मैंने फिर से हाथ बढ़ाया और एक नई रत्न तैयार की, फिर बिना झिझक उसकी ऊर्जा को भी अवशोषित कर लिया। यदि पहली रत्न मुझे सत्य देखने की क्षमता दे सकती है तो दूसरी क्या देगी? इस बार अनुभूति बिल्कुल अलग थी। यदि पहली बार शरीर और मन का एकीकरण था तो इस बार ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ गया हूँ। मेरी 5 इंद्रियां अनंत तक
तक विस्तृत हो गईं। मेरी आंखों में पूरी दुनिया पहले से कहीं अधिक चमकदार और स्पष्ट दिखाई देने लगी। मैंने कक्षा की ओर देखा। जब मेरी नजर एक खाली मेज पर पड़ी तो मुझे उस पर एक अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा अवशेष महसूस हुआ। अगले ही क्षण मेरी आंखों के सामने एक दृश्य उभर आया। मंच पर शिक्षक पढ़ा रहे थे और उसी समय एक विशाल लोमड़ी राक्षस चुपचाप एक छात्र के पास पहुंच रहा था। तभी मेरी आंखों के सामने दो ठंडी पंक्तियां उभरी। पहचान सफल, संक्रमित ऊर्जा वाली मेज। कभी एक मेधावी और आदर्श छात्र इसी स्थान पर बैठता था, जबकि उसके आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति को कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया था। बिना किसी को पता चले वह एक दैत्य के हाथों मारा गया था। इस संक्रमित ऊर्जा वाली मेज ने अंततः उस पूरी घटना को दर्ज कर लिया था। मेरे दिल में एक झटका लगा और मैंने तुरंत अपनी नजर खुद पर डाल दी। मैंने खुद को घूरना शुरू कर दिया। 1 मिनट बाद मेरी आंखों के सामने अचानक कई पंक्तियां उभर आईं। पहचान सफल, समन्वित प्राणी झांगपेंग, स्वामी झांगपेंग, जाति मानव, संभावना 3 सितारे, आयु 79 वर्ष, प्रतिभा अनुबंध रत्न, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति खर्च करके अनुबंध रत्न बना सकता है, लक्ष्य के साथ गहरा संबंध स्थापित कर सकता है, लक्ष्य को मेरी संभावना और भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बार बार अवशोषित करने पर मेरी अपनी संभावना थोड़ी बढ़ सकती है, साथ ही 1% संभावना है कि कोई नई प्रतिभा जागृत हो जाए। पूर्ण आदेश, मैं अपने समन्वित प्राणी अर्थात स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण रखता हूँ। पूर्ण आज्ञा पालन, मेरा समन्वित प्राणी मेरे आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करेगा। अस्थिर पहचान तकनीक, लक्ष्य की पहचान कर सकती है, बहुत कम संभावना है कि अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो। दोनों पक्षों की शक्ति का अंतर जितना कम होगा, सफलता की संभावना उतनी अधिक होगी। सचमुच पहचान हो गई। मैं उस अजीब स्थितिपट को देखता रह गया। समन्वित प्राणी भी मैं, स्वामी भी मैं। यह विचित्र पैनल देखकर मैं हंसूं या रोऊं समझ नहीं पाया। क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैं ही अपना बाल हूँ और मैं ही अपनी ढाल? लेकिन अगले ही पल अपार खुशी ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। तो इस क्षमता का नाम बेकार प्रतिभा नहीं था, इसका नाम था अनुबंध रत्न, नई प्रतिभा जागृत करना। इसका अर्थ तो अनंत संभावनाएं होना है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी मेज भी कभी संक्रमित ऊर्जा वाली मेज बन जाए। दोपहर में मैंने कुछ हल्का फुल्का खाया और स्कूल छोड़ दिया। ऊपरी तौर पर मैंने कहा कि मैं सू जिंग्याओ से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मेरा उद्देश्य गश्ती दल के मुख्यालय की जांच करना था। साथ ही यह भी देखना था कि इस शहर में आखिर कितने राक्षस छिपे हुए हैं। जैसे ही मैं सड़क पर निकला, मेरी आंखों के सामने की दुनिया पूरी तरह बदल गई। एक ठंडी पेय पदार्थों की दुकान में एक मानव रूपी दैत्य टांग पर टांग रखकर बैठा था। वह सुनहरी रोशनी छोड़ रहे किसी विचित्र मांस के टुकड़े को चबा रहा था और साथ ही अखबार पढ़ रहा था। दूसरों की नजरों में वह केवल नाश्ता करता हुआ एक साधारण मध्य वयस्क व्यक्ति था। मैंने बिना उसकी ओर देखे मन ही मन कहा, पहचान सफल, दैत्य तियान चांगहू, प्रतिभा संज्ञान विकृति क्षेत्र। मैं तुरंत समझ गया। तो ऐसा है, वे दूसरों की सोच और पहचान को विकृत कर सकते हैं। इसी विकृति क्षेत्र के कारण किसी को कुछ असामान्य दिखाई नहीं देता। मैं आगे बढ़ता रहा। रास्ते भर मैंने और भी कई तियान चांगहू देखे। वे सामान्य मनुष्यों की तरह खरीदारी करते, बातचीत करते और यहाँ तक कि कुछ पैसों के लिए जोरदार मोल भाव भी करते थे। उनकी बुद्धि मनुष्यों से किसी भी तरह कम नहीं थी। 2 घंटे बाद मैं आखिरकार गश्ती दल के मुख्यालय पहुँच गया। यहाँ सुरक्षा अत्यंत कड़ी थी। वातावरण तनाव और हत्या की गंध से भरा हुआ था। यह बाहर की तथाकथित शांतिपूर्ण दुनिया से बिल्कुल अलग लगता था। मैंने गहरी सांस ली और सूचना काउंटर तक गया। अंदर वर्दी पहने मुस्कुराता हुआ कर्मचारी बैठा था। मैंने शांत स्वर में कहा, नमस्ते, मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। काउंटर के पीछे बैठी वह तियान चांगहू प्रजाति की राक्षसी आवाज में बोली, नमस्ते, किससे मिलना है? मेरे चेहरे पर कोई अतिरिक्त भाव नहीं था। सू जिंग्याओ, मैंने नाम बताया। उसने सिर हिलाया और रिकॉर्ड देखने लगी। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया। उसकी अमानवीय आंखें मुझे घूर रही थीं। सू जिंग्याओ अभी मुख्यालय में है, क्या मैं उसे बुला दूं? हाँ, कृपया। स्कूल में मिली उस लोमड़ी राक्षसी की तुलना में यह और भी विचित्र तथा अधिक खतरनाक थी। मैं भली भांति समझता था कि इस दुनिया में मनुष्य क्यों केवल शहरों तक सीमित हैं, क्योंकि ये राक्षस जन्म से ही मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। कुछ ही देर बाद कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने सिर उठाया और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान ला दी। 2 तियान चांगहू मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक के चेहरे पर सू जिंग्याओ का नकली रूप था। वह मुखौटा हल्की चमक छोड़ रहा था और अत्यंत अवास्तविक लग रहा था। झांगपेंग, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? सू जिंग्याओ का रूप धारण किए उस तियान चांगहू ने कहा। उसकी आवाज भी किसी इंसान जैसी नहीं थी। मैंने खुद को मजबूर किया कि मेरी मुस्कान और स्वाभाविक लगे। मुझे चिंता थी कि कहीं तुम्हें गश्ती दल में ढलने में परेशानी तो नहीं हो रही। कैसा लग रहा है? अगर सहन नहीं हो रहा तो मेरे साथ खेती करने चलो। कौन तुम्हारे साथ खेती करने जाएगा? वह झुंझलाकर बोला, मैं गश्ती दल में रहकर ही मजबूत बन सकता हूँ। मुझे इस शहर की रक्षा करनी है और अपने माता पिता का बदला लेना है। उसका स्वभाव बिल्कुल असली सू जिंग्याओ जैसा था। मैंने लंबी सांस छोड़ी, मानो सचमुच उसकी चिंता कर रहा हूँ। ठीक है, लगता है तुम यहाँ अच्छी तरह ढल गए हो। अब मुझे चिंता नहीं रहेगी। तो तुम सच में खेती करने जा रहे हो? उसने पूछा। मैंने चेहरे पर असहायता और स्वीकृति का भाव लाकर कहा, क्या करूं? मेरी जागृत क्षमता तो बेकार निकली। चलता हूं, अगली बार मुलाकात कब होगी पता नहीं। अलविदा। उसने सिर हिलाया और तुरंत मुड़कर चला गया। जरा भी लगाव नहीं दिखाया। मैं शांतिपूर्वक मुख्यालय से बाहर निकला। ऊपर देखा, आसमान इतना नीला था कि आंखों में चुभ रहा था। काफी देर बाद मैंने एक हारे हुए मूर्ख की तरह
लंबी सांस छोड़ी, फिर मुड़कर सड़क के सामने वाले रेस्तरां में चला गया। मैंने खिड़की के पास एक सीट चुनी जहाँ से गश्ती दल का मुख्य द्वार साफ दिखाई देता था। मैंने सबसे सस्ती चाय मंगाई और बस वहीं बैठ गया, एक मूर्ति की तरह। क्रोध ने मेरी बुद्धि को धूमिल नहीं किया था, बल्कि जितना अधिक क्रोध बढ़ता था मैं उतना ही अधिक शांत होता जा रहा था। जाल में फंसकर भावनाओं के आधार पर काम करने से कोई समस्या हल नहीं होती, उससे केवल हार और तेजी से आती है। पूरा दोपहर मैं वहीं बैठा रहा, अचल, निगाहें मुख्यालय पर टिकाए, जब तक शाम नहीं हो गई। आखिरकार मुझे वह उत्तर मिल गया जिसकी तलाश थी। तब मैं उठा और स्कूल लौट गया। पूरे गश्ती दल में एक भी जीवित मनुष्य नहीं था, वे सभी भेष बदले हुए राक्षस थे। पूरा दोपहर निरीक्षण करने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था, कोई भी व्यक्ति जो गश्ती दल में शामिल होता सीधे एक जाल में प्रवेश कर जाता। इस शहर के रक्षक पहले ही पूरी तरह राक्षसों द्वारा प्रतिस्थापित किए जा चुके थे। मिंगजू शहर वास्तव में बिना सुरक्षा का एक विशाल पशुपालन क्षेत्र था और हम सभी उनके द्वारा पाले गए शिकार मात्र थे। अब मुझे समझ आया कि स्कूल में भी तियान चांगाहू क्यों दिखाई देने लगे थे, क्योंकि यह शहर बहुत पहले ही पतन का शिकार हो चुका था। स्नातक समारोह में अभी 3 महीने बाकी थे, लेकिन मेरे लिए उसका अब कोई अर्थ नहीं बचा था। मैंने स्कूल नहीं छोड़ा, लेकिन उन बेकार कक्षाओं में जाना भी बंद कर दिया। छात्रावास, खेल मैदान, भोजनालय, इन 3 स्थानों के बीच ही मेरा जीवन सीमित हो गया। मैं एक तपस्वी की तरह अपने शरीर को प्रशिक्षित करने लगा। दूसरों से कहता था कि मैं भविष्य में खेती करने के लिए शारीरिक आधार मजबूत कर रहा हूँ, और मैं ऐसा करने वाला अकेला नहीं था। कई ऐसे छात्र थे जिन्होंने बेकार क्षमताएं जागृत की थी और जिनका भविष्य निराशाजनक माना जाता था। वे भी स्कूल में शांतिपूर्वक समय बिताने का विकल्प चुन चुके थे, लेकिन जल्द ही मैंने एक नियम खोज निकाला। ऐसे दिखने में साधारण और निराश छात्र वास्तव में सबसे सुरक्षित थे। तियान चांगाहू के शिकार स्पष्ट रूप से चुने हुए होते थे, या तो सु जिंगयाओ जैसे लोग जो महत्वपूर्ण विभागों में शामिल होते, या फिर लुओ शियू जैसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति, और मेरी तरह एक ऐसा समनकर्ता जो कोई समन्वित प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता था। सार्वजनिक रूप से कम क्षमता वाला माना जाने वाला व्यक्ति जिसका भविष्य केवल खेती करना माना जाता था। उनकी नजरों में मैं बिल्कुल भी खतरा नहीं था। यही बात मेरे लिए सबसे अच्छा सुरक्षा कवच बन गई। हर दिन मैं महसूस कर सकता था कि मैं लगातार शक्तिशाली होता जा रहा हूँ। मेरी शारीरिक क्षमता और मेरी संभावनाएं दोनों ही आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ रही थी। लेकिन उस लड़की की छवि, जिसे एक वास्तविक आत्मा वाले राक्षस द्वारा ले जाया जा रहा था, मेरे मन से नहीं निकल रही थी। भीड़ के बीच उसका शरीर धीरे धीरे ओझल हो गया था। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी, मुझे दुश्मनों की पूरी जानकारी चाहिए। मैंने मुट्ठियां कस ली और दौड़कर छात्रावास लौट आया। दरवाजा जोर से बंद किया। पुश अप्स 1000 बार। मैंने खुद को आदेश दिया। जल्द ही पसीने ने मेरे कपड़े पूरी तरह भिगो दिए, लेकिन मैं नहीं रुका। सिट अप्स 500 बार, स्क्वाट जंप 300 बार। फिर से मेरी आंखें लाल हो गईं। मैं मन ही मन खुद पर गरजा। पूरा सुबह मैं इसी तरह उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण से खुद को निचोड़ता रहा। दोपहर का भोजन, रात का भोजन, 2 घंटे का आराम, फिर मैंने मुक्केबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में युद्ध कला की कक्षा में पढ़ाई गई बातें घूमने लगी। मिंगजू 3 फिस्ट, चेज फिस्ट छोटे और कमजोर दुश्मनों को दबाने के लिए, रनिंग वुल्फ समान स्तर के प्रतिद्वंद्वी पर घातक पलटवार करने के लिए, सीकिंग बुल बड़े और शक्तिशाली शत्रु को थकाकर धीरे धीरे समाप्त करने के लिए। केवल 3 चालें थीं, लेकिन वे असंख्य पूर्वजों द्वारा अपने प्राणों की कीमत पर संचित अनुभव थीं। मैं शारीरिक सुदृढ़ीकरण श्रेणी का जागृत व्यक्ति नहीं था, लेकिन मेरे पास अनुबंध रत्न था। मेरी संभावना की कोई सीमा नहीं थी। रात के 9 बजे मैंने काले कपड़े पहने और एक भूत की तरह छात्रावास से बाहर निकल गया। खेल मैदान में अभी भी कुछ कनिष्ठ छात्र अभ्यास कर रहे थे। मैंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने केवल दूर से एक बार लड़कियों के छात्रावास की दिशा में देखा। जेब के भीतर मेरी मुट्ठी फिर कस गई। जल्दबाजी मत करो झांगपिंग, मैंने खुद से कहा, तुम अभी बहुत कमजोर हो। स्कूल छोड़ने के बाद मैं पूरी तरह रात के अंधकार में घुल गया। रात्रि यात्री प्रतिभा ने मुझे ऐसा बना दिया मानो मैं इस दुनिया में मौजूद ही नहीं हूँ। राहगीर मेरे पास से गुजरते, लेकिन मुझे देख ही नहीं पाते। मैं स्कूल के आसपास की सड़कों पर घूमने लगा, एक वास्तविक शिकारी की तरह, चुपचाप अपने शिकार की जानकारी इकट्ठा करता हुआ। मुझे कक्षा में सिखाया गया ज्ञान याद आया। तियान चांगाहू की आंखें रात में चमकती हैं। प्रारंभिक स्तर सफेद प्रकाश, मध्य स्तर हरा प्रकाश, उच्च स्तर नीला प्रकाश, सर्वोच्च स्तर लाल प्रकाश। यद्यपि मेरा अनुभव कम था, फिर भी मोटा मोटी अनुमान लगा सकता था। मैंने पाया कि अधिकांश तियान चांगाहू की शक्ति मध्य और उच्च स्तर के बीच थी, अर्थात लगभग 19 से 25 स्तर तक। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे मन में एक बड़ा संदेह जन्म लेने लगा। फिर एक प्रारंभिक स्तर वाला। मैं एक कोने में छिपा था। कुछ दूरी पर एक तियान चांगाहू था, जिसकी आंखों से चमकीली सफेद रोशनी निकल रही थी। वह सड़क पर खुलेआम घूम रहा था। यह बिल्कुल तर्क संगत नहीं था। एक प्रारंभिक स्तर का विकृत प्राणी, चाहे उसकी क्षमता कितनी भी विचित्र क्यों न हो, किसी मध्य या उच्च स्तर के जागृत व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकता था। स्तर का दबाव पूर्ण होता है, जैसे कोई प्राथमिक विद्यालय का बच्चा ताकत में किसी वयस्क को नहीं हरा सकता। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। ये निम्न स्तरीय राक्षस भी शहर में खुलेआम घूम रहे थे, लोगों की हत्या कर रहे थे, और आसपास के शक्तिशाली जागृत व्यक्ति सबके सब अंधों की तरह कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। इसमें अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपी थी जो मुझे अभी तक नहीं मालूम थी। मैंने एक मोटा नक्शा तैयार किया। स्कूल
को केंद्र मानकर आसपास की 16 सड़कों में कम से कम 50 से अधिक तियानचांगहू सक्रिय थे। स्कूल के बाहर सबसे शक्तिशाली शायद 25 स्तर से ऊपर था और स्कूल के भीतर शिक्षक का रूप धारण किए हुए वह राक्षस संभवतः 30वें स्तर के करीब था। मैंने तो उस पर पहचान क्षमता का प्रयोग करने की भी हिम्मत नहीं की। मेरी सहज प्रवृत्ति, एक जंगली जानवर जैसी चेतावनी, लगातार मुझे सावधान कर रही थी। यदि मैंने उसे झांकने की कोशिश की तो अगले ही पल मेरी मौत हो जाएगी। यह भ्रम नहीं था, मुझे 100% विश्वास था। लुओ शियू का रूप धारण किए वह राक्षस अत्यधिक शक्तिशाली था, संभवतः सर्वोच्च श्रेणी का विकृत प्राणी। जानकारी पर्याप्त है। मैं छात्रावास के ठंडे फर्श पर बैठा हुआ पुशअप्स कर रहा था। पसीना लगातार टपक रहा था, लेकिन मेरा मस्तिष्क तीव्र गति से काम कर रहा था। केवल मैं अकेला यह काम नहीं कर सकता। लेकिन इन राक्षसों की क्षमताएं अत्यंत विचित्र थीं। निम्न स्तर वाले भी उच्च स्तर के जागृत लोगों को धोखा दे सकते थे। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था। मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? एकमात्र तरीका था किसी राक्षस का अवशेष हासिल करना। केवल प्रमाण होने पर ही मैं उन वास्तविक शक्तिशाली लोगों को हिला सकता था। लेकिन तियानचांगहू का शिकार करना मानो सीधे मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालना था। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि किसी एक को मारने के बाद मैं जीवित लौट भी पाऊंगा। अंततः समस्या फिर वहीं आकर रुकती थी। मैं अभी बहुत कमजोर था। सिटअप्स 500 और। मैंने दांत भींचकर खुद को फिर आदेश दिया। इन दिनों मैं प्रतिदिन 2 अनुबंध रत्नों की ऊर्जा अवशोषित कर रहा था। मेरी संभावना बढ़ रही थी। मेरा शरीर मजबूत हो रहा था, लेकिन नई प्रतिभा अब तक प्रकट नहीं हुई थी। केवल एक चीज मुझे निराशा में डूबने से रोक रही थी, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का अनुभव। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, समय पहले से भी जल्दी था। सुबह के 4 बजे। आकाश अभी पूरी तरह काला था। पूरा मैदान खाली था। सिर्फ मेरी दौड़ती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा ठंडी थी। एक पल के लिए मुझे लगा मानो मैं अपने पिछले जन्म के विद्यालय में लौट आया हूँ, यदि ये सारे राक्षस न होते। लेकिन जैसे ही मैंने उन छात्रों को याद किया जिन्हें निगल लिया गया था, मेरी मुट्ठियां फिर कस गईं। अचानक मुझे लगा कि मैंने किसी कठोर वस्तु पर पैर रख दिया है। मैं रुक गया। पीछे मुड़कर देखा। जमीन पर कोई वस्तु चमक रही थी। दौड़ना बंद करो, स्वतंत्र कार्यवाही। मैंने तुरंत खुद को आदेश दिया, फिर वापस जाकर उसे उठा लिया। वह एक काले रंग की अंगूठी थी। उसकी बनावट अत्यंत उत्कृष्ट थी। उस पर बने पैटर्न विचित्र लेकिन सुंदर थे। निश्चित रूप से कोई सस्ती चीज नहीं थी। पहचान विफल, फिर पहचान विफल। मैं चौंक गया। सामान्य वस्तुओं पर पहचान क्षमता लगभग तुरंत सफल हो जाती थी, लेकिन इस चीज पर लगातार विफल हो रही थी। मैंने जिद पकड़ ली। लगातार पहचान क्षमता का प्रयोग करता रहा। दर्जनों असफलताओं के बाद अंततः जानकारी सामने आई। पहचान सफल। हत्यारा अंगूठी। इसे पहनने के बाद सभी जीवधारी अवचेतन रूप से पहनने वाले की उपेक्षा करेंगे। उच्च स्तरीय जागृत व्यक्ति और उससे ऊपर के लोग इसके प्रभाव से प्रतिरक्षित रहेंगे। जैसे ही पहचान सफल हुई, एक दृश्य बलपूर्वक मेरे मस्तिष्क में घुस गया। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति, एक हाथ अंगूठी पर रखा था, दूसरा हाथ एक बंधे हुए आदमी पर। सुनहरी रोशनी चमकी। वह आदमी मौन चीखें मार रहा था। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी की धाराएं खींचकर अंगूठी में भरी जा रही थी। दृश्य बदला। खेल मैदान पर एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति जिसने काला मुखौटा पहन रखा था, लुओ शियू से लड़ रहा था, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर सका। बहुत जल्दी पराजित हो गया। उसका ऊर्जा केंद्र एक ही झटके में नष्ट कर दिया गया। यहीं पर दृश्य अचानक समाप्त हो गया। तो ऐसा था। मैंने तुरंत सब समझ लिया। ठंडा पसीना मेरी पीठ पर बह निकला। संभव है कि यह तियानचांगहू द्वारा छोड़ा गया कोई सुराग था। मैंने अचानक सिर उठाकर लड़कियों के छात्रावास की दिशा में देखा। वहाँ पूरी तरह सन्नाटा था। मैंने पूरी ताकत से खुद को शांत रखा, दांत भींचे और बिना कोई भाव दिखाए वह अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। अब उसे फेंक देना और भी अधिक संदिग्ध होता। जब तक आसमान पूरी तरह उजाला नहीं हो जाता और रात्रि यात्री का प्रभाव बना हुआ है, मुझे तुरंत छात्रावास लौटना होगा। मैं मुड़ा और अगले ही क्षण रात के अंधेरे में विलीन हो गया। खेल मैदान के बाहर दीवार के पास एक तियानचांगहू जम्हाई ले रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा, फिर अपनी आंखें मल लीं। अंगूठी गायब थी। बुरा हो गया। वह तुरंत मैदान में कूद पड़ा और जमीन पर झुककर पागलों की तरह गंध सूंघने लगा। लेकिन असंख्य मिश्रित गंधों के बीच उसने अनजाने में मेरी गंध को नजरअंदाज कर दिया। उसने चारों ओर खोजा, कुछ भी नहीं मिला। कोई यहाँ आया ही नहीं। यह कैसे संभव है? तियानचांगहू स्तब्ध रह गया। उसे लुओ शियू के आदेश पर पूरी रात निगरानी करनी थी। तो फिर अंगूठी अचानक हवा में कैसे गायब हो गई? नहीं, किसी ने जरूर इसे लिया है। जो मुझे धोखा दे सके, कम से कम वह अंतिम स्तर का होगा। उसकी लंबी लोमड़ी जैसी आंखें सिकुड़ गईं। वह तुरंत मुड़ा और लड़कियों के छात्रावास की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय लड़कों के छात्रावास की बालकनी पर खड़ा मैं उसे जाते हुए देख रहा था। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। दांव सही निकला। सुबह के 4 बजे थे। अभी अंधेरा था। वैसे भी मेरी उपस्थिति बहुत कम महसूस होती थी और अंगूठी पहनने के बाद तो वह लगभग शून्य हो गई थी। उस राक्षस ने मुझे बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन दिन के समय मैं यह अंगूठी बिल्कुल नहीं पहन सकता था। लुओ
लुओ शियू जैसे स्तर का राक्षस निश्चित रूप से इसके आर पार देख सकता था। लगता है सिर्फ मैंने ही सच्चाई नहीं खोजी थी। मैं कमरे में वापस आया, उंगली में पहनी अंगूठी को सहलाते हुए सोचने लगा। वह सफेद कपड़ों वाला आदमी स्पष्ट रूप से इन राक्षसों का शिकार कर रहा था, लेकिन उसने विशेष रूप से लुओ शियू को ही निशाना क्यों बनाया? क्या लोमड़ियों के बीच उसकी कोई विशेष स्थिति थी? मेरे पास अभी भी बहुत कम जानकारी थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार मैंने सोचना छोड़ दिया और बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन इस अंगूठी ने मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझा दी थी। शक्ति केवल अभ्यास से नहीं आती। इस दुनिया में अनेक अद्भुत उपकरण भी मौजूद थे। आज रात मुझे इन उपकरणों की कीमतों की जांच करनी होगी। मैंने मन में लक्ष्य तय किया। घड़ी देखी, सुबह के 5 बज रहे थे। अब भी 1 घंटा सो सकता था। मैंने खुद को आदेश दिया और तुरंत गहरी नींद में डूब गया। अचानक धुंधले सपने में मैंने सु जिंग्याओ को देखा। उसकी आकृति धुंधली थी, केवल उसकी आंखें साफ थीं, जैसे निर्मल जल। वह मुझे बेचैनी से देख रही थी। जांग पिंग, खतरा है, जल्दी उठो। सपना नहीं, जागो। मैं अचानक आंखें खोलकर उठ बैठा। अगले ही पल मैंने बिना किसी झिझक के अंगूठी उतारी, उसे मुंह में डाला और एक ही बार में निगल गया। फिर आंखें बंद कर ली और दोबारा सोने लगा। कुछ मिनट बाद मेरे कमरे का दरवाजा बिना आवाज के खुला। लुओ शियू भीतर आई। वह मेरे कमरे में इधर उधर घूमने लगी, मानो अपने क्षेत्र का निरीक्षण कर रही हो। आखिरकार वह मेरे बिस्तर के पास आकर रुक गई। उसने सिर झुका लिया। उसका मानवीय मुखौटा लगभग मेरे चेहरे को छूने वाला था। बालकनी से आती हवा में उस नकली चेहरे का किनारा हल्के से हिल रहा था। उसके पीछे छिपी हुई वे लंबी लोमड़ी जैसी आंखें चुपचाप मुझे परख रही थीं। उसका पंजा धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेरे कनपटी से कुछ ही सेंटीमीटर दूर रुक गया। मैं उसके पंजे से निकलती ऊर्जा की तीखी गंध तक महसूस कर सकता था। कुछ क्षण बाद उसने पंजा वापस खींच लिया, फिर मुड़कर बाहर चली गई। दरवाजे के बाहर एक अन्य त्यान चांगाहू ने धीमी आवाज में पूछा, राजकुमारी, आपने इसे खत्म क्यों नहीं किया? लुओ शियू ने उसे ठंडी नजर से देखा। यह नहीं है, और भोजन बर्बाद मत करो। जी। वह त्यान चांगाहू तुरंत चुप हो गया। लुओ शियू ने एक बार फिर पीछे मुड़कर मुझे देखा, मुझे जो सोने का नाटक कर रहा था। फिर वह अपने अधीनस्थों के साथ गलियारे में गायब हो गई। आधा घंटा बाद मैं अचानक उठ बैठा। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। यह बहुत खतरनाक था। मैं एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं हो सकता था। मैंने खिड़की से बाहर झांका। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे जा चुके हैं, मैंने राहत की सांस ली। मैंने शरीर को सोने का आदेश दिया था, लेकिन मेरा मस्तिष्क पूरे समय जाग रहा था। जिस क्षण वह कमरे में दाखिल हुई थी, मैं सब समझ गया था। आज सुबह 5 बजे के बाद भी मेरा मैदान में न जाना, यह असामान्य व्यवहार था और उसी ने शक पैदा कर दिया था। उस राक्षस की शक्ति और गति इतनी अधिक थी कि मैं उसका एक भी वार नहीं झेल सकता था। मेरे पास केवल जुआ खेलने का विकल्प था। मैंने दांव लगाया कि उसे अंगूठी के बारे में पता नहीं होगा। मैंने दांव लगाया कि वह मेरी कमजोरी नहीं पहचान पाएगी। मैंने दांव लगाया कि मेरे जैसे कम प्रतिभा वाले व्यक्ति में उसकी कोई रुचि नहीं होगी। और एक बार फिर मैं जीत गया। सिर्फ प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है, मुझे उपकरण चाहिए। मैं बिस्तर के किनारे बैठा था। डर की वजह से पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। अभी अभी जो अनुभव हुआ था, जहाँ मैं पूरी तरह किसी और की दया पर निर्भर था, मैं उसे दोबारा कभी महसूस नहीं करना चाहता था। ताकि मेरा व्यवहार और अधिक असामान्य न लगे, मैं मजबूरी में भोजनालय चला गया। लेकिन जैसे ही अंदर प्रवेश किया, मैंने पाया कि हर कोई एक ही विषय पर चर्चा कर रहा था। ब्लैक डेथ हार्ट गिर गया। ब्लैक डेथ हार्ट, मिंगजू शहर का सबसे बदनाम अकेला योद्धा। कहा जाता था कि यदि भुगतान पर्याप्त हो तो वह नगर प्रमुख तक को मार सकता था। मैं नाश्ता करते हुए ध्यान से लोगों की बातें सुनने लगा। कहा जा रहा था कि आज सुबह स्कूल के पास उसकी लाश मिली थी। वह मूलतः एक भाड़े का योद्धा था। अचानक मुझे एक विचार आया, रुको, लुओ शियू की तरह वह भी अनाथ था। तो फिर कौन इतनी बड़ी रकम खर्च करेगा कि ब्लैक डेथ हार्ट को उसके पीछे भेजे, जब तक किसी और ने भी इन भेष बदले राक्षसों को पहचान न लिया हो और फिर सीधे पैसे देकर किसी को उन्हें मारने के लिए नियुक्त कर दिया हो। मेरे चेहरे पर अजीब सा भाव उभर आया। वास्तव में यह एक अच्छा तरीका था, न किसी प्रमाण की जरूरत, न किसी को मनाने की। जब तक पैसा है, भाड़े के योद्धा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लक्ष्य इंसान है या राक्षस। दुर्भाग्य से वह असफल रहा और उसने दुश्मनों को सतर्क भी कर दिया। नाश्ता समाप्त करके मैं छात्रावास लौट आया। जो भी हो, पहले प्रशिक्षण। मैंने एक अनुबंध रत्न बनाया और उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अचानक एक अद्भुत अनुभूति मेरे पूरे शरीर में फैल गई, मानो समस्त जीवन खिल उठा हो। मैं कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। क्या यह नई प्रतिभा है? मैंने तुरंत स्वयं पर पहचान क्षमता का प्रयोग किया। पहचान सफल। समन्वित प्राणी, झांग पिंग, संभावना 4 सितारे। स्तर, प्रारंभिक जागृत व्यक्ति। स्तर 2, प्रतिभा, स्थिर संस्करण पहचान क्षमता, लक्ष्य की पहचान कर सकती है। तो यह उन्नति थी। मेरा हृदय उछल पड़ा। पहले यह अस्थिर पहचान क्षमता थी, अब यह स्थिर संस्करण बन गई थी और इसमें स्तर देखने की क्षमता भी जुड़ गई थी। इसका अर्थ था अब मैं दिन के समय भी उन राक्षसों का स्तर पहचान सकता था। यह उन्नति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। आज सचमुच अच्छा दिन है। चलो जश्न में 2000 पुशअप्स लगाए जाएं। मैं मुस्कुराया और वार्म अप शुरू कर दिया। स्तर बढ़ने के बाद मेरी शारीरिक और मानसिक शक्ति लगभग 5% बढ़ गई थी। भले ही यह कम था, लेकिन बूंद बूंद मिलकर समुद्र बनता है। रात हो गई। मैंने हत्यारा अंगूठी पहनी और स्कूल छोड़ दिया। रात्रि यात्री प्रतिभा और हत्यारा अंगूठी दोनों मिलकर मुझे एक वास्तविक भूत बना चुके थे। मैं एक सड़क के मोड़ पर रुका। एक दुकान के भीतर मौजूद तियान चांगाहू पर पहचान क्षमता का प्रयोग किया। पहचान
सफल विकृत प्राणी तियान चांगाहू। स्तर अंतिम श्रेणी का विकृत प्राणी स्तर 15 सफल हो गया। मेरे मन को संतोष मिला। मैं आसपास घूमने लगा, एक एक तियान चांगाहू का स्तर याद करता हुआ। आधा घंटा बाद मैं एक हथियारों की दुकान के सामने पहुंचा। उसका नाम था आयरन ब्रांच सोल। मैं काफी समय से इस जगह पर नजर रखे हुए था, क्योंकि उसका मालिक इंसान था और अधिकांश ग्राहक साहसी यात्री थे, ऐसे लोग जो मेरी ही तरह समाज के किनारे पर जी रहे थे, अधिकांश अनाथ। यदि मैं अंदर जाता तो किसी को संदेह नहीं होता। मैंने कुछ देर निरीक्षण किया। जब दुकान खाली हुई तब भीतर चला गया। अंदर गर्म हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। सबसे अंदर एक विशाल भट्ठी जल रही थी और उसके पास एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह दीवार के सहारे बैठा था और बड़े आराम से लंबी पाइप से धुआं खींच रहा था। उसने पलक तक नहीं उठाई। मैंने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपने आप प्रदर्शन मंच पर रखे हथियारों को देखने लगा। 9 छल्ला भूत कुल्हाड़ी कीमत 50 लाख, घोस्ट चेन ब्लेड कीमत 60 लाख। अचानक मेरी आंखें चमक उठी। एक टूटी हुई बर्फ सी सफेद तलवार वहां शांत पड़ी थी। उसका आकार किसी कारखाने में बनी शिवचुन तलवार जैसा लग रहा था। हान न्यांग पतली तलवार, लंबाई 1 मीटर 88 सेंटीमीटर, वजन 80 जिन, हिम तूफान के मूल स्रोत से निर्मित, हर वार के साथ शीत ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या शानदार तलवार है। मेरा खून खौल उठा। मैंने उत्साह से उसकी कीमत देखी। फिर ऐसा लगा मानो उसी तलवार ने मेरे दिल पर वार कर दिया हो। 2 मिलियन मिंगजू सिक्के। मैंने हिसाब लगाया। एक साधारण किसान यदि बिना खाए पिए काम करे तो उसे यह तलवार खरीदने में 666 साल लग जाएंगे। मेरा दिल ठंडा पड़ गया। मुझे पता था कि ये चीजें महंगी होती हैं, लेकिन इतनी महंगी होंगी ये नहीं सोचा था। दादाजी, मैंने पूरी दुकान घूम ली। सबसे सस्ता सामान भी 10,000 से ऊपर था। मजबूर होकर मैं बूढ़े आदमी के पास गया। क्या इससे सस्ता कोई हथियार नहीं है? बूढ़े ने आराम से धुएं का एक कश लिया। पूरे 1.5 मिनट बाद उसने धुंधली आंखें उठाई। धीरे धीरे पूछा, क्या कहा? मुझे फिर से दोहराना पड़ा। दादाजी, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इससे सस्ता कोई हथियार है? वह मुझे देर तक घूरता रहा, मानो उसकी प्रतिक्रिया आधी सदी पीछे चल रही हो। आखिरकार उसने पूछा, मेरा बेटा मुझे खाने पर बुला रहा है। मैं पूरी तरह निरुत्तर रह गया। उसी समय एक मध्य वयस्क ताकतवर आदमी घबराकर दुकान में घुसा। उसने फटी हुई सैन्य वर्दी पहन रखी थी। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था। उसकी बाहें मेरी जांघों से भी मोटी थी। पीठ पर एक विशाल काली तलवार टंगी हुई थी। एक नजर में ही स्पष्ट था कि वह अनुभवी व्यक्ति है। माफ करना छोटे भाई, दुकान अभी बंद है। उसने हथियार नीचे रखा और मेरी ओर बढ़कर कहा। बूढ़े ने उसे देखते ही असंतोष से कहा, छिऊ चांग, तू फिर दाशान को कहाँ घुमाने ले गया था? वह आदमी तुरंत परेशान हो गया। चाचा, मैंने तो कहा था कि घर पर मेरा इंतजार करना। मैं दाशान को जल्दी ही ढूंढ लाता। बूढ़े ने पाइप उठाकर उसके सिर पर मारी। निकम्मे, दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। जल्दी दाशान को घर भेज, खाना खाए। ठीक है, मैं उसे वापस भेज दूंगा। छिऊ चांग बार बार सिर हिलाने लगा। पहले दुकान बंद करके ऊपर चलते हैं। बूढ़े ने फिर पाइप से उसके सिर पर मारा। मैं यहीं रहूंगा। अगर कोई पुराना ग्राहक आ गया तो? ठीक है, यहीं रहिए, कहीं मत जाइए। छिऊ चांग केवल कड़वी मुस्कान के साथ मान गया। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जो चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें चमक उठी। छात्र, क्या साहसी बनना चाहते हो? छोटे भाई, जरा रुकना। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई काम है? थोड़ी बात करें। उसने विनम्र मुस्कान दी। मैंने थोड़ा सोचा, फिर सिर हिला दिया। हम दोनों दुकान के बाहर चले गए। आदतन उसने मुझे सिगरेट देने की कोशिश की। मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। छोटे भाई, जल्दी ही स्नातक होने वाला है ना? उसने सिगरेट कान के पीछे फंसाई और सीधे मुद्दे पर आ गया। हाँ, लगभग। मैंने सिर हिलाया। लोहकारी के काम के बारे में क्या सोचते हो? उसने सावधानी से पूछा। मैं तुरंत उसका मतलब समझ गया। दुकान के भीतर बैठे उस कुछ भुलक्कड़ बूढ़े को देखकर मैंने उसकी बात के अनुसार कहा, किसान बनना बेहतर है। हाँ, किसान बनना बेहतर है। वह ऐसे उत्साहित हो गया जैसे उसे कोई हमदर्द मिल गया हो। इस दुनिया के किसान सिर्फ खेत नहीं जोतते, सड़कें बनाते हैं, शहर की दीवारें ठीक करते हैं, पूरा शहर साफ करते हैं, कचरा और मलमूत्र तक उठाते हैं। युद्ध छोड़कर हर गंदा और कठिन काम किसान ही करते हैं। भाई, आपका मतलब? मैंने दुकान की ओर इशारा किया। छिऊ चांग ने देखा कि मैं समझ गया हूँ तो उसने सीधे सच बता दिया। सच कहूँ तो वह मेरे चाचा हैं, सगे चाचा। उनका बेटा यानी मेरा भाई दाशान कुछ समय पहले गायब हो गया। अब चाचा का दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। मैं किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो उनका ध्यान रख सके और दुकान भी देख ले। बेशक, जब मेरे पास समय होगा मैं तुम्हें हथियार बनाना भी सिखाऊंगा। गारंटी है कि तुम्हें हुनरमंद बना दूंगा। क्या कहते हो? सोच लो। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। रहना और खाना मिलेगा? केवल खाना रहना ही नहीं, हर महीने 100 मिंगजू सिक्के भी दूंगा। मैं सोचूंगा, कल जवाब दूंगा। मैं सचमुच आकर्षित हुआ था, लेकिन कुछ चिंताएं भी थी। वह गायब हुआ दाशान, बहुत संभव था कि उसे तियान चांगाहू निगल चुके हों। हालांकि छात्रावास खतरनाक था, लेकिन लुओ शियू केवल लड़कियों को निशाना बनाती थी। लड़के अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, लेकिन आज सुबह की तलाशी के बाद छात्रावास के प्रति मेरा भरोसा लगभग समाप्त हो चुका था। ठीक है, आराम से सोच लो, छिऊ चांग ने कहा। फिर अचानक एक खंजर मेरे हाथ में थमा दिया। इसे दोस्ती की निशानी समझो। हाल में शहर सुरक्षित नहीं है, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह वापस दुकान में चला गया। मैं चलते हुए खंजर निकालकर देखने लगा। म्यान खुलते ही ठंडी चमक बाहर निकली। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। इस खंजर की सामग्री उसी 2 मिलियन वाली हान न्यांग तलवार जैसी थी, सफेद, पारदर्शी, ठंडी ऊर्जा से भरी हुई। वाह, यह उपहार बहुत बड़ा था। मेरे मन में तुरंत निर्णय हो गया, अपनी जान को केवल भाग्य के भरोसे छोड़ना बहुत मूर्खता होगी। अगर किसी दिन लुओ शियू का मन बदल
फिसल गया तो बस तय हो गया। कल मैं उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगा। मैं प्यार से उस खंजर को हाथ में घुमाता रहा, यहाँ तक कि मैंने उसका नाम भी रख दिया, सुंदरी। वापस लौटते समय मैं दिमाग में खंजर से लड़ाई के दृश्य बना रहा था। तभी एक पार्क के पास मेरे कदम रुक गए। झूले पर एक तियान चांगाहू बैठा था। उसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर थी। मैंने तुरंत पहचान क्षमता का प्रयोग किया। पहचान सफल। विकृत प्राणी तियान चांगाहू, स्तर 3, कमजोर, बहुत कमजोर। मेरा दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। सबूत, यही सबसे अच्छा सबूत है। यदि मैं इसे मार दूं और इसके अवशेष जांच दल को सौंप दूं, तो शायद सारी सच्चाई उजागर हो सकती है। शायद मिंगजू शहर को अभी भी बचाया जा सकता है। करता हूँ। मैं अब और सहन नहीं कर सकता था हर दिन अपने सहपाठियों को शिकार बनते देखना, सड़कों पर चलते हुए हत्यारे राक्षसों को देखकर भी अनदेखा करना। मैंने मुड़कर खंजर सुंदरी की मूठ पकड़ ली। जब हाथ में हथियार आता है तो मन में हत्या का विचार भी जन्म लेता है। यदि यह खंजर मेरे पास न होता तो शायद मैं कभी ऐसा साहस नहीं करता। लेकिन ठीक उसी क्षण जब मैं पार्क में कदम रखने वाला था, एक हाथ मेरे कंधे पर आकर टिक गया। हिलो मत, एक महिला की आवाज मेरे कानों में गूंजी। मेरी पीठ के पीछे से हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड फैल गई। बर्फ तत्व की जागृत व्यक्ति। मेरा उफनता हुआ मन तुरंत शांत हो गया। वह तियान चांगाहू नहीं थी और उसमें हत्या का इरादा भी नहीं था। पीछे मत देखो, बात मत करो, इसे लो और यहाँ से चले जाओ। महिला ने इतना कहा और मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। अगले ही पल मेरी पीठ के पीछे की वह उपस्थिति गायब हो गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जमीन पर कुछ खोजने का अभिनय किया, फिर बिना पीछे देखे पार्क से बाहर निकल गया। रात्रि यात्री और हत्यारा अंगूठी, दोनों के प्रभाव के बावजूद जो मुझे खोज सके, उस महिला का स्तर मुझसे कहीं अधिक था। क्या राक्षसों को पैसे देकर मरवाने वाली वही थी? मेरे मन में यह विचार कौंध उठा। मैं बड़बड़ाता हुआ छात्रावास वापस लौट आया। मैंने तुरंत वह पर्ची नहीं खोली, सीधे बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगा। अगले दिन सुबह 4 बजे मैं समय पर जाग गया। बाथरूम में गया, शौचालय पर बैठा और तभी धीरे धीरे उस पर्ची को खोला। उस पर केवल 3 शब्द लिखे थे, 23/5 रिफाइनिंग नान्युए। मैंने भौहें सिकोड़ ली। 23 तारीख, अभी 4 दिन बाकी थे। स्पष्ट था कि कोई मुझे मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन 5 रिफाइनिंग और नान्युए आखिर कौन सी जगह थी? मेरा सिर दर्द करने लगा। यह कोड स्पष्ट रूप से तियान चांगाहू से बचने के लिए बनाया गया था। दोपहर में मैं स्नातक आवेदन भर रहा था। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। उल्टा पढ़ना। पुराने साइन बोर्ड पर लिखे शब्द जोड़ने पर वह जगह नान्युए रेमन निकलती थी और रेमन दुकान के पीछे का छोटा पार्क वही जगह थी जहाँ मैं बचपन में छिपकर अभ्यास किया करता था। वह दुकान 4 साल पहले बंद हो चुकी थी। इस रहस्य को जानने वाले 5 लोगों से ज्यादा नहीं थे। मैंने पर्ची को टुकड़े टुकड़े किया और शौचालय में बहा दिया। फिर अपना भरा हुआ स्नातक आवेदन उठाया और बड़े कदमों से बाहर निकल गया। आवेदन आसानी से स्वीकृत हो गया। आखिर मैं दिखने में एक साधारण छात्र ही तो था, कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता था। शाम होते होते मैंने अपना सारा सामान समेटा और सीधे आयरन सोल पहुंच गया। च्यू चियांग ने मुझे सूटकेस घसीटते देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। छोटे भाई, बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे कल एक मिशन पर जाना है, लगभग 5 दिन बाद लौटूंगा। मैं तो यही सोच रहा था कि चाचा लियू की देखभाल कौन करेगा। वह उत्साह से मुझे दूसरी मंजिल पर ले गया। मैंने एक कमरा चुन लिया। तब पता चला कि उसका असली नाम वास्तव में च्यू चियांग ही था और चाचा लियू का पूरा नाम लियू तिएफेंग था। इस वर्ष उनकी उम्र 79 वर्ष थी। उसी सर्प शल्क जैसे पदार्थ उठाकर एक लकड़ी के पात्र में डाल दिए। यह जिनटाई है, लगभग 6000 मिंगजू सिक्कों की। महंगी लगती है। हर टुकड़े पर खनिकों और साहसिक यात्रियों का पसीना लगा होता है। मैं चुप रहा। यह सर्प शल्क उच्च तापमान पर जिनटाई के साथ मिल जाते हैं, जिससे हथियार में स्वयं मरम्मत की क्षमता आ जाती है। लेकिन इसे एक ही बार में ढालना पड़ता है, वरना सब बेकार हो जाएगा। यह कहकर उसने पूरा पात्र भट्ठी में फेंक दिया, फिर सीधे अपना हाथ आग के भीतर डाल दिया। वह ऐसे हिला रहा था जैसे कोई आटा गूंथ रहा हो। लपटें उसकी बाह को चाट रही थीं, लेकिन उसकी भौं तक नहीं हिली। ध्यान से देखो, सबसे महत्वपूर्ण चरण। वह जोर से चिल्लाया, फिर आग के भीतर से एक लाल गर्म धातु का गोला बाहर निकाला। तेजी से उसे एक आयताकार सांचे में डाल दिया। इसके बाद उसने एक विशाल हथौड़ा उठाया और सांचे पर बने उभारों को पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। वहाँ से लाल तेल लेकर आओ, वह हांफते हुए चिल्लाया। मैंने पूरी ताकत लगाकर 1 मीटर ऊंचा तेल का ड्रम उठाया और उसके पास पहुंचा दिया। बुरा नहीं, तुम्हारे अंदर ताकत है। च्यू चियांग मुस्कुराया। उसने ढक्कन खोला और थोड़ा तेल सांचे पर उड़ेल दिया। धड़ाम, भाप का विस्फोट हुआ। उसने सांचा खोला और एक काली युद्ध तलवार सामने प्रकट हुई, जिस पर लाल धारियां चमक रही थीं। उसने तलवार उठाई और परीक्षण पत्थर पर जोर से वार किया। तलवार की चमक लहराई। कठोर पत्थर 2 हिस्सों में कट गया। यह है मिंगजू शहर की सबसे साधारण युद्ध तलवार, मिंगजू ब्लेड। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी ही मैं शांत हो गया। इतनी अद्भुत तकनीक होने के बावजूद मिंगजू शहर तियान चांगाहू के घुसपैठ से छलनी हो चुका था। मैंने पूछा, क्या यह तलवार अंतिम स्तर के विकृत प्राणियों को घायल कर सकती है? च्यू चियांग हंसा। प्रारंभिक स्तर वालों के लिए ठीक है, अंतिम स्तर वालों के लिए भाग्य पर निर्भर करता है। चलो अब तुम कोशिश करो। उसने दस्ताने मुझे दे दिए। मैंने गहरी सांस ली, दस्ताने पहने और आगे बढ़ा। मैंने उसकी नकल करते हुए सामग्री भट्ठी में डाली। तुरंत भयंकर गर्मी मेरे चेहरे से टकराई। मेरी भौहें वहीं सिकुड़ गईं। पीछे मत हटो, सामग्री के बदलाव को महसूस करो। च्यू चियांग पीछे से चिल्लाया। मैंने दांत भींच लिए, दोनों हाथ आग में डाल दिए और उस तपती धातु को पकड़ लिया। गूंथो, उसे समान रूप से मिलाओ। तभी मुझे एहसास हुआ, यह
आटा गूंथने से 10,000 गुना कठिन था। मैंने पूरी ताकत लगा दी, पागलों की तरह उसे मसलता रहा। क्षण भर में मेरी पीठ पसीने से भीग गई। जल्दी, वरना सामग्री जल जाएगी। आखिर मुझे महसूस हुआ कि धातु पूरी तरह एक हो गई है। मैंने तुरंत उसे बाहर निकाला, सांचे में डाला, फिर वह विशाल हथौड़ा उठाने गया। तभी पता चला कि हथौड़ा असाधारण रूप से भारी था। मैं दोनों हाथों से भी मुश्किल से उठा पा रहा था। मैंने पूरी जान लगाकर उसे पीटना शुरू किया, जब तक सांचे का हर उभार समतल नहीं हो गया। इसके बाद मैंने तेल उड़ेला, धड़ाम, भाप का विस्फोट हुआ। मैंने हाथ छोड़ दिए। अब मुझ में खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। मैं जमीन पर बैठ गया, पूरा शरीर निढाल हो चुका था। पानी पी लो। च्यू चांग ने मुझे पानी दिया। मैंने गिलास लिया और एक ही सांस में खाली कर दिया। वह मुझे देख रहा था, उसकी आंखों में पहले से अलग सम्मान झलक रहा था। अच्छा है, मुझे लगा था तुम टिक नहीं पाओगे। लगता है स्कूल के सारे शिक्षक अंधे हैं। तुम्हारी यह जिद और मेहनत 3 बड़े संगठनों में प्रवेश के लिए भी पर्याप्त है। मैंने मुंह पोंछा, फिर कई दिनों से मन में अटका प्रश्न पूछ डाला। चांग अंकल, सब लोग गश्ती दल और जांच दल की बात करते हैं, लेकिन उन 3 बड़े संगठनों में तीसरा संगठन आखिर है कौन? च्यू चांग ने सीधा उत्तर दिया, पता नहीं। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे यह बिल्कुल सामान्य बात हो। मिंगजू शहर में शुरू से ही ऐसा है। सब जानते हैं कि तीसरा संगठन मौजूद है, लेकिन उसका नाम क्या है, वह कहाँ है, क्या करता है, यह किसी को नहीं पता। मैं अवाक रह गया। वाह, पूरा शहर रहस्य का खेल खेल रहा था। मैं सोचता था कि केवल मैं अनजान हूँ, लेकिन पता चला कि किसी ने भी उसे नहीं देखा। छोड़ो भी, कौन जानता है उसका नाम क्या है? शायद कोई गुप्त हत्या करने वाला विभाग होगा। च्यू चांग ने सांचे पर थपकी मारी। आराम कर लिया? तो चलो अपनी पहली रचना देखो। मैं खड़ा हुआ, मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी। च्यू चांग ने मुझे खुद सांचा खोलने का संकेत दिया। मैंने लीवर पकड़कर पूरी ताकत से खींचा। अचानक सांचे के भीतर से अजीब सी चांदी जैसी चमक निकली। मैंने भौहें सिकोड़ ली और च्यू चांग की ओर देखा। जैसा सोचा था, असफल। उसने होंठ सिकोड़ लिए, तलवार उठाई। उसकी पूरी धार पर उलझी हुई चांदी जैसी रेखाएं फैली हुई थी। मिंगजू ब्लेड की सुंदर लाल धारियों की तुलना में वह किसी खराब उत्पाद जैसी लग रही थी। वह परीक्षण मंच तक गया, नया पत्थर रखा और तलवार से वार कर दिया। चमक कौन थी? पत्थर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन तलवार टाक 2 टुकड़ों में टूट गई। नोक उड़ती हुई दूर गई और बगल के विशाल चुंबकीय लोहे से चिपक गई। इसे साफ कर दो। च्यू चांग ने टूटी हुई तलवार मुझे फेंक दी। उसकी आवाज में न खुशी थी न निराशा। मैंने टूटे हुए हिस्से को देखा और तुरंत निष्कर्ष निकाला। भट्ठी बहुत गर्म थी। गर्मी ने मेरी शक्ति का बड़ा हिस्सा खा लिया, इसलिए बाद के चरणों में मेरी ताकत पर्याप्त नहीं रही और धातु का मिश्रण भी पूरी तरह खराब हो गया। इसके बाद च्यू चांग बैठ गया और अभी किए गए हर कदम की विस्तार से व्याख्या करने लगा। मैं लगातार सिर हिलाता रहा। यह स्कूल की उन खोखली और बेमतलब सैद्धांतिक कक्षाओं से लाख गुना बेहतर था। अचानक मेरे मन में एक चुभने वाला सवाल आया। चांग अंकल, अभी जो एक भट्ठी सामग्री मैंने खराब कर दी, उसमें मेरा कितना नुकसान हुआ? कितने पैसे? मैंने पूछा। चांग अंकल ने लंबी सांस छोड़ी। लगभग 60,000। मेरा दिल जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। मेरा चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। 60,000? मुझे बेच भी दिया जाए तो शायद उतना मुआवजा न निकल पाए। हा हा हा। मुझे देखकर चांग अंकल जोर से हंस पड़े। जांग पर थप्पड़ मारते हुए बोले, देखो तो सही, कैसे डर गया। मजाक कर रहा था। बाद में जब ज्यादा बेकार सामग्री जमा होगी तो मैं तुम्हें उसे रिसाइकल करना सिखाऊंगा। अगर तुम सच में पहली ही भट्ठी में सही ढलाई कर लेते तो दाशान को भी तुम्हें सीनियर भाई कहना पड़ता। अभी उनकी हंसी खत्म भी नहीं हुई थी कि दादाजी लियू की धूम्रपान वाली पाइप सीधी उनके सिर पर आ लगी। आह! चांग अंकल दर्द से चीख उठे और गर्दन सिकोड़ ली। बकवास मत कर, इस लड़के की प्रतिभा दाशान से भी ज्यादा है। इसे कहां से उठा लाया? दादाजी लियू की आंखें एक पल के लिए बिल्कुल साफ और तेज हो गईं, लेकिन अगले ही क्षण फिर से धुंधली पड़ गईं। दाशान कहाँ है? दाशान कहाँ चला गया? चांग अंकल ने भारी सांस ली, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर गंभीर स्वर में बोले, चाचा लियू का ख्याल रखना, मुझे कुछ काम से जाना है। मैंने सिर हिलाया। हालांकि चांग अंकल बहुत बातें करते थे, लेकिन जाते जाते भी 10 मिनट से ज्यादा मुझे समझाते रहे। तब कहीं जाकर दुकान से निकले। दुकान में केवल भट्ठी की जलती हुई आवाज बची। मैंने एक गिलास पानी भरा और दादाजी लियू के पास गया। दादाजी लियू, थोड़ा पानी पी लीजिए। उन्होंने मेरी ओर देखा तक नहीं, बस सिर झुकाकर धुआं उड़ाते रहे। कुछ देर बाद अचानक उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखें ऐसी तेज थीं जैसे म्यान से निकली तलवार। ठीक है, गिलास नीचे रख दो। वह लड़का अब दूर जा चुका है। मैं चौंक गया। आप? मैं पागल नहीं हूँ, दादाजी लियू ने ठंडी आवाज में कहा। दाशान मर चुका है, मुझे सब पता है। चांग उसे खोजने जाना चाहता था। मुझे डर था कि वह भी उसी रास्ते चला जाएगा, इसलिए मैंने पागल बनने का नाटक किया ताकि उसे रोक सकूं। जब तक उसके मन में मेरी चिंता रहेगी, वह कछुए की तरह सतर्क रहेगा, आसानी से अपनी जान देने नहीं जाएगा। मेरे मन में झटका लगा। क्या शानदार अभिनय था! यही पुराने अनुभवी लोगों की चाल होती है। दादाजी लियू, आपको डर नहीं लगता कि मैं यह बात चांग अंकल को बता दूंगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम बताओगे? मैंने बेबस होकर सिर हिला दिया। नहीं। तो फिर बात खत्म। उन्होंने धुएं का एक घेरा छोड़ा। चांग बहुत उतावला है। आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हें असली लौह गठन कला सिखाऊंगा। लियू परिवार की यह कला मेरे साथ खत्म नहीं होनी चाहिए। अगले दिन सुबह 4 बजे मैं समय पर जाग गया, लेकिन दादाजी लियू मुझसे भी पहले उठ चुके थे। वे तीसरी मंजिल की कार्यशाला में मेरा इंतजार कर रहे थे। इधर आओ, आटा गूंथो। उन्होंने मुझे असली आटे से भरा एक बड़ा पात्र दिया। उसके भीतर अलग अलग आकार की सैकड़ों लोहे की गोलियां मिली हुई थी। आंखों पर पट्टी बांधो,
और सारी गोलियां निकालो। जिस दिन तुम केवल स्पर्श से आटे और लोहे की गोली में अंतर पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारी शुरुआती शिक्षा पूरी मानी जाएगी। मैंने बिना कुछ कहे आंखों पर पट्टी बांध ली और तुरंत काम शुरू कर दिया। आटा बहुत सख्त था, उसमें मिली लोहे की गोलियां हाथों को चुभ रही थी। मैंने मन शांत किया, अपना पूरा ध्यान उंगलियों के सिरों पर केंद्रित कर दिया। पूरा सुबह मैं उसी आटे से जूझता रहा। दोपहर में दादाजी लियू ने मुझे विभिन्न सामग्रियों का ज्ञान देना शुरू किया। लाल श्रृंखला सर्पशल्क उच्च तापमान पर ऊर्जा छोड़ते हैं और स्वयं को पुनर्स्थापित भी कर सकते हैं। इनसे निपटना हो तो पहले उनकी ऊर्जा धारा तोड़नी पड़ती है। ये सारे अनुभव लोगों ने अपनी जान देकर हासिल किए हैं। मैं पागलों की तरह सीख रहा था। इतनी मेहनत शायद मैंने पिछले जन्म की कॉलेज प्रवेश परीक्षा के समय भी नहीं की थी। समय तेजी से बीत गया और देखते देखते 22 तारीख की रात आ पहुंची। कल 23 तारीख थी, मुलाकात का दिन। मैंने तय किया कि पहले उस पुराने पार्क वाले स्थान पर जाकर जानकारी इकट्ठा करूंगा। मैंने हत्यारा अंगूठी पहन ली और एक अदृश्य व्यक्ति की तरह खिड़की से बाहर निकल गया। दरवाजे के पास जो तियानचांगहू मेरी निगरानी कर रहा था, वह साइन बोर्ड को घूरने में व्यस्त था। उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि मैं उसकी आंखों के सामने से निकल गया हूँ। 10 मिनट बाद मैं पार्क पहुंच गया। पेड़ों की छायाएं हवा में डोल रही थी। पहले जो खुला और शांत पार्क था, अब उसमें अजीब डरावना माहौल था। अचानक मुझे महसूस हुआ कोई मेरी पीठ के पीछे से मुझे घूर रहा है। मैं तुरंत पलटा। मेरा हाथ पहले ही सुंदरी के मूठ पर जा चुका था। झाड़ियों के भीतर से एक वयस्क बिल्ली जितना बड़ा चूहा धीरे धीरे बाहर निकला। उसका पूरा शरीर कठोर बालों से ढका हुआ था। पहचान सफल। विकृत जीव, बख्तरबंद विषपूंछ चूहा। स्तर, चरम स्तर। प्रतिभाएं, विषैली पूंछ, कठोर त्वचा और बाल। मेरा दिल धक से रह गया। स्तर 2 बनाम स्तर 5। उसकी पूंछ में घातक जहर भी था। अगर एक बार भी वह मुझे चुभा देता तो मेरा खेल वहीं खत्म हो जाता। करना ही होगा। मैं पीछे नहीं हटा। अगर यह चीज कल अनाथालय के बच्चों पर हमला कर दे तो जब शरीर में ताकत आती है तो मन में हत्या का संकल्प भी जन्म लेता है। मैंने जोर से पैर पटका और विस्फोट की तरह उसकी ओर झपट पड़ा। वह चूहा बेहद चालाक था। जब मैंने उसकी आंखों पर वार किया तो वह तुरंत गेंद की तरह सिकुड़ गया। अपने शरीर को घुमाते हुए उसने मेरे वार की शक्ति को बहा दिया। मेरा खंजर उसकी पीठ के बालों पर फिसल गया और धातु रगड़ने जैसी आवाज निकली। पहला बार असफल होते ही मैं तुरंत पीछे हट गया। वह जानवर उछलकर दूर गया। उसकी जहरीली पूंछ लोहे के चाबुक की तरह मेरी ओर लहराई और लगातार मेरे घुटनों पर वार करने लगी। मैं लगातार पीछे हटता रहा। मेरे माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। यह लड़ाई स्कूल के मैदान में दौड़ने से 10,000 गुना ज्यादा कठिन थी। अचानक मैं रुक गया और अपनी तलवार पकड़ने की मुद्रा